तो वायरोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब वायरोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं, देख ले वो ये हैं, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो सिमेट्री से वैसे क्वेश्चन तो आया हुआ नहीं है, फिर भी इम्पॉर्टेंट है तो एक बार देख लेते हैं। तो सिमेट्री बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। हेलिकल सिमेट्री, आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है, एंड जो तीसरी हमारी होती है वो कॉम्प्लेक्स सिमेट्री होती है। तो मोस्ट ऑफ द आरएनए वायरसेस लगभग जितने भी हैं उनमें कौन सी सिमेट्री होती है? हेलिकल सिमेट्री होती है, एक्सेप्ट सम वायरसेस लाइक रियो वायरस है, पिकॉर्ना वायरस है, एंड एक और होती है फैमिली कैल्सीविरिडी। तो इसका हम सिंपल सा नेमोनिक बनाते हैं PCR, ठीक है। पिकॉर्ना हो जाएगा हमारा, कैल्सीविरिडी हो जाएगी, और रियो वायरस। ये क्या है? आरएनए वायरसेस हैं जिनमें क्या है, हेलिकल सिमेट्री ना होके इनमें कौन सी सिमेट्री होती है? इनमें होती है आइकोसाहेड्रल सिमेट्री। इन सभी में आइकोसाहेड्रल सिमेट्री है, बाकी सब में हेलिकल है आरएनए वायरसेस में। और आइकोसाहेड्रल सिमेट्री और किस में होती है? बाकी डीएनए वायरसेस में आइकोसाहेड्रल सिमेट्री होती है। इनमें से ये आइकोसाहेड्रॉन होता है, जिसमें क्या होते हैं 12 ये वर्टिसेस होते हैं। ये जो वर्टिसेस हमें दिख रहे हैं, ऐसे 12 वर्टिसेस होते हैं, और ऐसे 20 क्या होते हैं? फैसेट्स होते हैं। तो ये बस ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए। 3 टाइप की सिमेट्री, आइकोसाहेड्रल हो गई, हेलिकल हो गई, और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री हो गई। तो सारे आरएनए वायरसेस में क्या है? आरएनए वायरसेस में हमारी हेलिकल सिमेट्री है, एक्सेप्ट पीसीआर कौन कौन से हैं? पिकॉर्ना, कैल्सीविरिडी और रियो वायरस। और डीएनए वायरसेस में कौन सी? आइकोसाहेड्रल सिमेट्री है, एक्सेप्ट यदि बात की जाए पॉक्स वायरस की। पॉक्स वायरस में कौन सी होती है? जो हमने देखी, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। तो पॉक्स वायरस में कॉम्प्लेक्स सिमेट्री हो गई। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं हमारे, जो क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। ये कहाँ गया? ये रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। तो रेप्लिकेशन ऑफ वायरस में इसमें क्या होते हैं? 6 फेजेस होते हैं, ठीक है। इसकी हमने क्या नेमोनिक बना रखी है? ए पब मार। 6 फेजेस कौन कौन से हो गए यहाँ पे? एड्सॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, बायोसिंथेसिस, मैच्योरेशन, रिलीज। ए पब मार। फिर से एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। अब एड्सॉर्प्शन में सब क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है, जो वायरल पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल ये हमारा होस्ट सेल है और ये वायरस है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले क्या होगा? इसके कांटेक्ट में आएगा वायरस पार्टिकल। और ये कैसे होता है? इट अकर्स बाय रैंडम कोलिजन, ठीक है। सो वायरल पार्टिकल कम्स इन कांटेक्ट विद द होस्ट सेल, ये होस्ट सेल है, इसके रैंडम कोलिजन से कांटेक्ट में आता है। एंड देन क्या होते हैं, हमें पता है होस्ट सेल में, हमारे सेल्स में क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं, इनको क्या कहा गया है? लाइगेंड्स कहा गया है। तो ये रिसेप्टर्स वायरल रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो इनसे क्या करता है? बाइंड करता है। एक फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं HIV में क्या होता है? HIV में GP120 प्रोटीन होता है, और ये क्या करता है? होस्ट सेल, जो हमारी क्या होती हैं होस्ट सेल, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स होती हैं, तो CD4 लिम्फोसाइट्स से क्या करता है? GP120 बाइंड करता है। तो पहला हमारा हो गया क्या? एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन के बाद क्या आता है? पेनिट्रेशन। अब क्या करेगा? यहाँ पे सपोज किया मैंने, ये वायरल पार्टिकल क्या हुआ? बाइंड कर गया, ठीक है। अब क्या करेगा? अब ये होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करेगा। वो कैसे करेगा? ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, लाइक ये फेगोसाइटोसिस जैसी प्रोसेस होती है, एनगल्फमेंट होता है वायरल पार्टिकल का। तो यदि ये हमारा होस्ट सेल है, वायरस को थोड़ा अलग कलर दे देते हैं, तो ये क्या होगा? वायरस पार्टिकल की एनगल्फमेंट हो जाएगी। यहाँ पे रिसेप्टर लाइगेंड का क्या होगा? यहाँ पे रिसेप्टर लाइगेंड का इंटरेक्शन है ये, और इसके बाद वायरस पार्टिकल क्या होगा? पूरी तरह से इनक्लोज कर लेंगे उसको होस्ट सेल, ये एनक्लोजर हो जाएगा। और उसके बाद वायरस पार्टिकल, इसको हम शो कर देते हैं, ये वायरस इसके अंदर आ गया,
तो ये कौन सी प्रोसेस हो गई, पेनिट्रेशन। अब ये जो वायरस की मूवमेंट है इनटू द सेल, इसको हम क्या टर्म देते हैं, वायरोटैक्सिस, ठीक है। इसके बाद आती है अनकोटिंग। हमें पता है वायरसेस दो टाइप के होते हैं, कुछ वायरसेस एनवेलप्ड होते हैं, कुछ नॉन एनवेलप्ड होते हैं। तो जो एनवेलप्ड वायरसेस हैं उनमें क्या होता है, कैप्सूल एक्चुअली सेल के अंदर जाता नहीं है, कैप्सूल क्या होता है, बाहर ही रह जाता है, सेपरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम कैप्सूल। तो कैप्सूल तो क्या रह जाएगा, बाहर ही रह जाएगा, और न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, सेल के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा जो भी वायरल प्रोटीन्स हैं उनके साथ में। तो अनकोटिंग किन में होगी, मेनली एनवेलप्ड वायरसेस में, किन में, एनवेलप्ड वायरसेस में, ठीक है। इसके बाद आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बायोसिंथेसिस। अब बायोसिंथेसिस क्या है, ठीक है, वायरस क्या हुआ, सबसे पहले एड्जॉर्ब हो गया, पेनिट्रेट कर गया, जो भी उसका अनवांटेड मटेरियल था वो उसने छोड़ दिया बाहर। अब वायरल जीनोम क्या करेगा, जो भी होस्ट सेल मशीनरी है उसको डायरेक्ट करेगा किस चीज़ के लिए, वायरल प्रोटीन्स बनाने के लिए। उसको भी खुद का रेप्लिकेशन करना है ना, वायरल प्रोडक्ट्स के लिए उसको डायरेक्ट करेगा, और उससे पहले क्या करेगा, जो भी सेल की होस्ट सेल की मेटाबॉलिज्म चल रही होगी उसको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। होस्ट सेल की मेटाबॉलिज्म स्टॉप कर दी, वायरल प्रोटीन्स की सिंथेसिस होगी। अब वायरल, तो ठीक है, इसमें कोई हम कहते हैं बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस की जो भी प्रोसेस है, या फिर मैं कहूँ वायरल रेप्लिकेशन की प्रोसेस है, मोस्टली जो भी डीएनए वायरसेस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी डीएनए वायरसेस होते हैं उनकी क्या होगी, सिंपल सी चीज़ है, उनकी रेप्लिकेशन कहाँ पे होगी, न्यूक्लियस में। जो भी आरएनए वायरसेस हैं उनकी रेप्लिकेशन कहाँ होगी, साइटोप्लाज्म में। अब इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, एक्सेप्शन है, कौन सा एक्सेप्शन है, जो पॉक्स वायरस है, ठीक है। पॉक्स वायरस क्या है तो डीएनए वायरस, पर इसकी रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में, दोनों में एक्सेप्शन है, ठीक है। और एचआईवी और इन्फ्लुएंजा वायरसेस, ये क्या है, ये आरएनए वायरसेस है, बट इनकी जो रेप्लिकेशन प्रोसेस में कहाँ पे होती है, पार्टली न्यूक्लियस में होती है, कंप्लीटली नहीं होती है, पार्टली न्यूक्लियस में होती है, ठीक है। अभी के लिए हम इतना याद रख सकते हैं कि डीएनए वायरसेस की रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रही है, न्यूक्लियस में, आरएनए वायरसेस की साइटोप्लाज्म में, ठीक है। एक्सेप्शन पॉक्स वायरस और एचआईवी इन्फ्लुएंजा। अब इसकी मैकेनिज्म क्या है ये एक बार देख लेते हैं। तो ये रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म होती कैसे है, एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी डीएनए वायरस, ठीक है। अब डीएनए वायरस मोस्टली कैसे होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, हमें पता है। तो वायरस क्या क्या हुआ, सबसे पहले तो वायरस क्या करता है, हमें पता है, न्यूक्लियस में जाएगा होस्ट सेल के। अब होस्ट सेल की मैकेनिज्म को यूज़ करेगा, होस्ट सेल के एंजाइम्स को यूज़ करेगा, और क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए वायरस हो गया, तो इसने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन किया, और क्या बना लिया, एक सिंगल एमआरएनए, जिसको हमने नाम किया दिया अर्ली एमआरएनए। ये क्यों, अभी आगे हम देखेंगे। अर्ली एमआरएनए का जब ट्रांसलेशन होता है तो क्या बनते हैं, अर्ली नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। अब ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, मतलब ये वायरस के प्रोटीन्स नहीं है। ये क्या करेंगे, ये आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो जो हमने अभी देखा था, ये होस्ट सेल की मेटाबॉलिज्म को शट डाउन कर देंगे। मीन्स ये क्या था, अर्ली हमारा एमआरएनए था, ठीक है। इसने क्या किया, कुछ प्रोटीन्स बनाए, ये प्रोटीन्स हो गए, अर्ली नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। ये क्या करेंगे, वापस होस्ट सेल के पास जाएंगे, और होस्ट सेल को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। पहले तो उसकी मैकेनिज्म, ठीक है, तो शट डाउन होस्ट सेल मेटाबॉलिज्म, एंड उसके बाद क्या करेंगे, वायरल डीएनए का ये रेप्लिकेशन करेंगे। वायरस का जो भी डीएनए है उसके रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। तो पहले क्या हुआ था, वायरस के डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हुआ था, क्या हुआ था, डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन हुआ था। अब वापस से ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कहाँ गए, और वायरल के डीएनए का रेप्लिकेशन किया, और क्या बनाए, प्रोजेनी वायरसेस बनाए। तो प्रोजेनी वायरसेस बन गए, फिर उसके बाद उन्हीं प्रोजेनी वायरसेस से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, लेट एमआरएनए बनता है। लेट एमआरएनए क्या बनाता है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, लाइक वायरस के स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है। वो कौन से, कैप्सिड हो गया, एनवेलप हो गया। तो प्रोसेस सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस में एंटर किया, ट्रांसक्रिप्शन से अर्ली एमआरएनए बन गया, उसके बाद अर्ली नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बन गए। नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ने क्या किया, होस्ट सेल की मेटाबॉलिज्म को शट डाउन कर दिया, और मेटाबॉलिज्म शट डाउन करने के बाद वायरस के डीएनए का रेप्लिकेशन किया। उसने क्या बनाए, लेट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और एमआरएनए वगैरह, ठीक है। ये वायरल प्रोजेनी डीएनए बन गए। अब ये क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस में। अब कुछ वायरसेस क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं डीएनए वायरसेस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस का एग्जांपल क्या है,
हमें याद रखना है पार्वोवायरस, क्योंकि इसके पास एक ही स्ट्रैंड है। तो ये क्या करेगा, सेल्यूलर डीएनए पॉलीमरेज जो भी होस्ट सेल का है उसको यूटिलाइज करके क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेगा। एक बार इसका खुद का रेप्लिकेशन होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने के बाद इसकी सेम प्रोसेस होगी। तो हमें क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से, कि डबल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस का एग्जांपल कौन सा है, पार्वोवायरस है। आरएनए वायरसेस में क्या होता है, ठीक है, मोस्टली आरएनए वायरसेस हमें पता है कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो इसमें बेसिकली अब स्ट्रैंड दो टाइप की हो सकती है, या तो हो सकती है पॉजिटिव सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, इसको प्लस भी कहते हैं, और या फिर हो सकती है स्ट्रैंड नेगेटिव सेंस, या फिर इसको माइनस भी कहते हैं। अब ये किस बेसिस पे, ये पोलैरिटी के बेसिस पे होता है मेनली। इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है, मतलब काफ़ी जलाऊ चीज़ है वैसे तो। ये कोई भी प्लस स्ट्रैंड है, तो ये आरएनए स्ट्रैंड है, तो इसमें बेस पेयर हमने मान लिए, फॉर एग्जांपल ये ए हो गया, ये यू हो गया, ये सी हो गया, कुछ ऐसे ही होते हैं। तो अब इसको रेप्लिकेट करके सेम स्ट्रैंड बना, लेकिन जब ये रेप्लिकेट करेगा तो इसके बनेंगे कौन से पेयर्स, इसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बनेंगे। लाइक ए का कौन सा होता है, जी होता है क्या, हाँ, यू का सी और सी का यू, तो ये पेयर बनेंगे प्रोजेनी में। लेकिन हमें कौन से चाहिए, यही चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव सेंस क्या करता है, पहले एक बार रेप्लिकेशन करता है और एक नेगेटिव सेंस बनाता है। जो एग्जैक्टली बुक में इस बारे में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यही चीज़ लिखी हुई है कि प्लस सेंस पहले क्या करेगी, सिंगल स्टैंडर्ड, ये एज अ टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगी, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाएगी जो क्या होगी, नेगेटिव सेंस। अभी हमने देख लिया। उसके बाद वो नेगेटिव सेंस एज अ नेगेटिव सेंस वापस से रेप्लिकेट करके अब क्या होंगी, प्रोजेनीज बनेंगी। कहाँ गया, अब जो भी माइनस सेंस है या फिर नेगेटिव स्ट्रैंड है, तो उनके पास उनका खुद का आरएनए पॉलीमरेज होता है, तो वो डायरेक्टली एमआरएनए बना देते हैं और प्रोजेनी वायरल आरएनए बना देते हैं, ठीक है। उनको तो कन्वर्ट होने की ज़रूरत है नहीं, हमने अभी देखा। तो अभी बस हमें इतना समझ आ गया कि आरएनए में क्या है, दो टाइप के स्ट्रैंड्स हैं, पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है। पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, पॉजिटिव पहले नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, उसके बाद क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। नेगेटिव सेंस इटसेल्फ, इसके पास आरएनए पॉलीमरेसेस हैं, तो ये क्या करेगा, ये रेप्लिकेशन करके प्रोजेनी बना देगा, और इसके अलावा ये एज अ एमआरएनए एक्ट करके क्या बनेगा, डायरेक्ट प्रोटीन्स बना देगा, ठीक है। इसको ज़रूरत नहीं है और किसी चीज़ की। अब इसके अलावा अब बात आती है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस की। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस कौन कौन से होते हैं, रियो वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए कौन था, पार्वोवायरस था। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कौन है, रियो वायरस, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें सेगमेंटेड जीनोम होता है। तो ये यदि वायरल जीनोम है तो उसमें क्या हो, सेगमेंट्स होते हैं, और हर सेगमेंट क्या करता है, एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है। तो ईच सेगमेंट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। अब यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस की स्ट्रैंड्स होंगी, ऑब्वियसली बात है, पोलैरिटी पे चल रहा है वो, है ना। तो यहाँ पे तो कोई झोला है ही नहीं, दोनों टेम्पलेट की तरह सर्व करके डायरेक्ट क्या होंगी, प्रोजेनी बन जाएगी। हमें बस इतना याद रखना है, प्रोजेनी डीएनए बन जाएगा। अब कुछ वायरसेस क्या होते हैं, आरएनए वायरसेस, वो बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं। तो उन जैसे रेट्रोवायरस, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है, वो आरएनए से डीएनए बना लेते हैं। जैसे एचआईवी वायरस है, उसके पास क्या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो उसने क्या बना लिया, आरएनए से डीएनए बना लिया विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यदि ये आरएनए था तो इसने रेप्लिकेट करके क्या बना लिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए। तो यहाँ पे क्या बन गया, हमारे पास आरएनए डीएनए का एक हाइब्रिड बन गया। तो ये चीज़ हमें समझ आई। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के पास एडिशनल क्या होती है, राइबोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है। राइबोन्यूक्लियेज एक्टिविटी मतलब आरएनए का ये क्या कर देगा, डिग्रेडेशन कर देगा। तो यहाँ पे बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करेगा, आरएनए को डिग्रेड कर देगा, और तब फिर क्या बचेगा, सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारे पास बचेगा। तो एसएसआरएनए से क्या उन्होंने क्या बनाया, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज था, ये सिंपल सी चीज़ है। और इसने क्या बनाया, इसके बाद डीएनए आरएनए हाइब्रिड बन गया। फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने क्या किया, डीएनए आरएनए हाइब्रिड में से आरएनए को क्या कर दिया, खा गया ये। तो क्या बचा हमारे पास, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बचा। अब कुछ नहीं, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या करेगा,
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेगा, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रो वायरस। अब ये पूरा वायरस नहीं है, क्यों? क्योंकि अब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्या करेगा, होस्ट सेल के जीनोम में जाके इंटीग्रेट कर जाएगा विद द हेल्प ऑफ वायरल इंटीग्रेज। तो होस्ट सेल के जीनोम में जाके इंटीग्रेट कर गया, और उसके बाद इसने क्या बना लिया, उसके बाद ये ट्रांसलेट होता है, एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, वायरल प्रोटीन्स, ठीक है। उसके बाद नई प्रोजेनी बन जाती है। तो ये क्या हो गया, रेट्रोवायरसेस की मैकेनिज्म बायोसिंथेसिस। इसके बाद कुछ नहीं है, मैच्योरेशन है। मैच्योरेशन में क्या होती है, अब जो भी आरएनए और डीएनए बने हैं, जो भी प्रोटीन्स बने हैं, वो क्या होंगे, उनकी असेंबली होगी, तो एक साथ पैकेज किए जाएंगे, और क्या बनाने के लिए, प्रोजेनी वायरसेस बनेंगे उनसे। अब यहाँ पे फिर से हम देखते हैं कि कुछ वायरसेस क्या होते हैं, एनवेलप्ड होते हैं। एनवेलप कहाँ से आता है, तो वो एनवेलप हो सकता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डिराइव, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिराइव, ठीक है, या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आएगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आएगा। कैसे आएगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बडिंग, ठीक है, बडिंग अभी आगे देख लेते हैं, तब अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए मैच्योरेशन कंप्लीट हो गया, जेनेटिक मटेरियल बना था और प्रोटीन्स बने थे, तो वो एक साथ क्या हुए, पैकेज हो गए, वायरल प्रोजेनी बहुत सारी तैयार है, हॉस्टल में बहुत सारी वायरल प्रोजेनी है, तो वो क्या करेंगे, फिर उसके बाद उनको बाहर निकलना है, तो दो टाइप से क्या होंगी, रिलीज होगी। या तो वो कर सकते हैं हॉस्टल की लाइसिस, ठीक है, जो मेनली होता है नॉन एनवेलप्ड वायरसेस में, ठीक है, हॉस्टल को मार के चली जाएंगी। या फिर दूसरी प्रोसेस क्या होती है, बडिंग। बडिंग किसी भी सेल की तरह, फॉर एग्जाम्पल यदि ये होस्ट सेल है, ठीक है, इसमें बहुत सारे ये आरएनए प्रोटीन्स हैं, तो ये क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा वेसिकल बना लेंगे होस्ट सेल में से, और उसके में क्या होंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, और उसके बाद ये होस्ट सेल से डिटैच हो जाएंगे। तो ये हमारा होस्ट सेल रह गया, और ये बहुत सारे आरएनए पार्टिकल्स रह गए। अब ये जो भी बाहर की चीज़ है, वायरल ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह जो भी हैं, ये क्या हो गया, वायरस का एनवेलप हो गया। तो एनवेलप आया कहाँ से, बेसिकली ये जो सेल है होस्ट सेल, इसी की मेम्ब्रेन से आया है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था एनवेलप बेसिकली कहाँ से डिराइव्ड है, या तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से या सेल मेम्ब्रेन से। वो किस बेसिस पे, यदि ये जो रेप्लिकेशन है ये हो रहा है न्यूक्लियस में, तो एनवेलप कहाँ से आएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। और यदि साइटोप्लाज्म में हो रहा है तो ये कहाँ से आएगा, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो ये तो हो गया वाया बडिंग। लाइसिस में क्या होगा, ये डायरेक्टली होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन को लाइस करके बाहर निकल जाएगा, होस्ट सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये पूरी रेप्लिकेशन की सेम प्रोसेस हो गई। फिर से हम देख लेते हैं, एपमआर, एड्सॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, उसके बाद क्या था, हाँ, बी से बायोसिंथेसिस, मैच्योरेशन, और उसके बाद फाइनली रिलीज बाय लाइसिस और बडिंग। तो ये हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ दो तीन चीज़ें और है, लाइक एक्लिप्स फेज। एक्लिप्स फेज क्या होता है, एक्लिप्स फेज टाइम इंटरवल है बिटवीन पेनिट्रेशन ऑफ वायरस इनटू द होस्ट सेल टू अपीयरेंस ऑफ इट्स फर्स्ट प्रोजेनी। तो बेसिकली पेनिट्रेशन से रिलीज के बीच का टाइम इंटरवल हम कह सकते हैं, ठीक है। तो वायरस ने होस्ट सेल में पेनिट्रेट किया, उसके बाद इसने बहुत सारी जो भी बीच की प्रोसेस थी, बायोसिंथेसिस वगैरह, फाइनली जब वो सेल को से निकल के बाहर आया, तो उसको हमने क्या कह दिया, इंपॉर्टेंट टर्म है एक्लिप्स फेज, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्लिप्स फेज हो गया, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन वेरिएबल होती है 15 से 30 मिनट से लेकर, ये हो सकता है 15 से 30 आवर्स तक, 15 से 30 मिनट, ठीक है। बहुत कम के में होता है, ये बैक्टीरियोफेजेस में होता है, और 15 to 30 आवर्स ये होता है एनिमल वायरसेस में। और कुछ होती हैं एबनॉर्मल रेप्लिकेटिव साइकिल्स, ठीक है। ये क्लिप्स फेज हो गया, जल्दी से देख लेते हैं। एबनॉर्मल रेप्लिकेटिव साइकिल्स मतलब, ठीक है, टर्म आता है हमारे सामने इनकम्प्लीट वायरस। अब ये इनकम्प्लीट कैसे हैं, ठीक है, इनमें प्रॉब्लम क्या है, असेंबली की डिफेक्ट है, ठीक है। वायरस पूरी तरह हो गया लेकिन असेंबली ठीक से नहीं हो पाई, प्रोटीन्स वगैरह ठीक से जम नहीं पाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट वायरस। एग्जाम्पल इसका इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस इसीलिए इन्फ्लुएंजा वायरस क्या शो करता है, वॉन मैग्नस फिनोमिनन, यहाँ पे हमें दिख रहा है वॉन मैग्नस फिनोमिनन। इसके बाद क्या आते हैं, स्यूडो वायरसेस। स्यूडो वायरसेस क्या होते हैं, ये इनके साथ तो धोखा हो जाता है। ये बेसिकली फ्लो में क्या करते हैं, होस्ट सेल की न्यूक्लिक एसिड को इनगल्फ कर लेते हैं,
तो ऑब्वियसली वो इन्फेक्टिव नहीं होंगे, ठीक है, रेप्लिकेट भी नहीं कर पाएंगे, सूडो वायरस इनको हम कहते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो जिस चीज़ पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो क्या है, कल्टिवेशन ऑफ वायरसेस। तो कल्टिवेशन ऑफ वायरसेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हमें पता है वायरसेस लिविंग सेल्स में ही ग्रो करते हैं सिर्फ, तो उनके लिए नॉर्मल कल्चर मीडिया तो हम यूज़ करते नहीं हैं। तो इनके लिए 3 मेथड्स होते हैं स्पेशली, ठीक है। पहला जो होता है वो कौन सा होता है, एनिमल इनोकुलेशन, किसी भी एनिमल में हम इसको इनोकुलेट कर सकते हैं। दूसरा होता है एग इनोकुलेशन, और तीसरा होता है टिश्यू कल्चर, ठीक है। एनिमल इनोकुलेशन हम कर सकते हैं और टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं तीनों को, ठीक है। सबसे पहले आता है एनिमल इनोकुलेशन। एनिमल इनोकुलेशन में कौन जो एनिमल हम यूज़ करते हैं, कौन सा एनिमल है, हम यूज़ करते हैं इसमें माइस, इन्फेंट माइस जिसकी एज होती है लेस देन 48 आवर्स, मीन्स जो माइस है इन्फेंट है। और इसको कौन से वायरस के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ये हमें याद रखना है। इन्फेंट माइस को हम यूज़ करते हैं आर्बो वायरस और कॉक्ससैकी वायरस के लिए। आर्बो वायरस हो गया और कॉक्ससैकी वायरस हो गया, ठीक है। इसके अलावा माइस के अलावा हम कौन कौन से एनिमल्स और यूज़ कर सकते हैं, गिनिया पिग हो गया, रैबिट्स हो गए, इन एनिमल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि कौन कौन से रूट से हम वायरस को इनोकुलेट कर सकते हैं। तो 4 रूट इसमें होते हैं, इंट्रासेरिब्रल ब्रेन में इनोकुलेशन, सबक्यूटेनियस, इंट्रापेरिटोनियल और इंट्रानेजल। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। 4 रूट कौन कौन से हो गए, पहला हो गया इंट्रा सेरिब्रल, ठीक है, इंट्रा नेजल, सब क्यूटेनियस, और चौथा इंट्रा पेरिटोनियल, ठीक है। इंट्रासेरिब्रल, नेजल, सबक्यूटेनियस और इंट्रा पेरिटोनियल। एनिमल इनोकुलेशन में कौन हम यूज़ कर रहे हैं, सकलिंग माइस, इन्फेंट सकलिंग माइस, ठीक है। अब एनिमल इनोकुलेशन नॉर्मली हम यूज़ करते नहीं हैं, क्यों, क्योंकि वायरस के इनोकुलेशन के बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद एनिमल को मारना पड़ता है, उसके बाद उसके टिश्यू में हम वायरस की प्रेजेंस चेक करते हैं। तो अब नॉर्मल यूज़ होता नहीं है। अब हमारे पास एडवांस मेथड आ चुका है जिसमें हम क्या करते हैं, एग इनोकुलेशन, एग में वायरस का इनोकुलेशन करते हैं। कौन सा एग नॉर्मली यूज़ होता है वो हमें याद रखना है, हेन्स एग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो होता है 7 to 12 डेज ओल्ड। सकलिंग माइस की एज कितनी थी, हमने देखा था 2 दिन की एज थी, लगभग 48 आवर्स, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से रूट से कर सकते हैं, तो हमें पता है एग में 4 मेम्ब्रेन्स होती हैं, कौन सी, कोरियन होती है, एलेंटोइस होती है, एमनियन होती है एंड यॉक्सैक होता है। तो वही 4 रूट्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कौन कौन सा, पहला रूट तो हो जाएगा कैम, कैम मीन्स कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन, उसमें हम इनोकुलेट कर सकते हैं। दूसरा कौन सा हो जाएगा, एमनियोटिक, एलेंटोइक, और चौथा यॉक्सैक, ठीक है। अब कैम किस यूज़ करते हैं, तो कैम हम, कैमरा किसका कैमरा, वीवो का कैमरा अच्छा होता है, पता नहीं होता होगा। तो वीवो का कैमरा कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन में जो इनोकुलेशन है वो हम यूज़ करते हैं किसके लिए, वैक्सीनिया वायरस और वेरिसोला वायरस के लिए। इसको देख लेते हैं एक बार, ये रहा, ठीक है। तो वैक्सीनिया वायरस और वेरियोला वायरस, ठीक है, ये क्या करते हैं, पॉक्स वायरस होते हैं ये। तो ये कोरियन एलेंटोइक मेम्ब्रेन है, तो इसमें क्या करेंगे, इन लीजन्स प्रोड्यूस करेंगे, स्मॉल स्मॉल लीजन्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, पॉक्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया, कैम। दूसरा कौन सा था, ठीक है, कैम में क्या था, हाँ, ये पोक्स बन रहे थे, ये रहे विजिबल लीजन्स होते हैं जो पोक्स थे। इसके बाद एलेंटोइक कैविटी हो या फिर हो एमनियोटिक सैक, ठीक है, दोनों का हम यूज़ करते हैं किसके लिए, इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए। तो एमनियोटिक और एलेंटोइक को हम यूज़ करते हैं इन्फ्लुएंजा के लिए,
और यॉर्कसैक, इसकी हम सिंपल सी ट्रिक देख लेते हैं। यॉर्कसैक में हम किसको इनोकुलेट करेंगे? कार को, ठीक है। कार मीन्स क्लेमाइडिया, आर्बोवायरस और रिकेट्सिया, ठीक है। क्लेमाइडिया, आर्बोवायरस और रिकेट्सिया। तो ये 4 मेथड किसके हो गए? एग इनोकुलेशन के। कैम, एमनियोटिक, एलेंटोइक और यॉर्कसैक इनोकुलेशन। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर में हम 3 टाइप से करते हैं। ऑर्गन कल्चर होता है, एक्सप्लांट कल्चर होता है और सेल कल्चर होता है। सेल कल्चर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल लाइन्स बनाई जाती हैं। ऑर्गन कल्चर में, ऑर्गन कल्चर उन वायरसेस के लिए करते हैं जो ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस है, ठीक है। कोरोना वायरस क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन करता है, हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है, बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रैकियल रिंग कल्चर करते हैं। मीन्स ट्रैकियल्स की रिंग है, इसको निकाल के इसमें वायरस का कल्चर किया, ठीक है। फॉर कोरोना वायरस है, क्यों? रेस्पिरेटरी पैथोजन है तो पता है। इसके बाद एक्सप्लांट कल्चर आता है। इसमें क्या करते हैं? टिश्यू की मिक्सिंग कर देते हैं, इसको स्मॉल स्मॉल पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में तोड़ के इसमें वायरस का ग्रोथ होगी, ठीक है। कौन सा हो गया? टिश्यू कल्चर हो गया, एक्सप्लांट कल्चर हो गया। इसके बाद आती है सेल कल्चर। तो किसी भी टिश्यू में, ये कोई भी टिश्यू है तो इसमें क्या हम करते हैं? ट्रिप्सिन देते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन, ठीक है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है तो प्रोटियोलाइसिस हो जाएगी, तो फिर क्या होंगे? अलग अलग सेल्स निकल जाएंगे। इसके बाद इन सेल्स को क्या किया जाता है? इंक्यूबेट किया जाता है, ठीक है। और इनको इंक्यूबेट करके पर्टिकुलर सेल की क्या बनाई जाएगी? मोनोलेयर, मोनोशीट लेयर बनाई जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमने ले लिया, ये सेल ले लिया, तो इस सेल को लेके क्या बनाई? इसकी पूरी कल्चर में यहाँ पे सिंगल लेयर ऑफ सेल बना ली। इसके बाद इसमें क्या किया? वायरस का इनोकुलेशन कर दिया। तो ये कौन से हो गया? सेल कल्चर हो गया। मोनोलेयर शीट ऑफ सेल्स। अब सेल कल्चर 3 टाइप का होता है। इसमें 3 मेन चीज़ें आ गई, पीसीएल, डीसीएल और सीसीएल। प्राइमरी सेल लाइन, डिप्लॉयड सेल लाइन और कॉन्टिन्यूस सेल लाइन। प्राइमरी सेल लाइन में क्या होता है? डिवीजन की लिमिट होती है कितनी? इसमें 5 to 10 डिविजन्स होंगे वायरस के। डिप्लॉयड सेल लाइन में कितने होंगे? 10 to 50 डिविजन्स होंगे। और कॉन्टिन्यूस सेल लाइन में कितने होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। ये रहा प्राइमरी सेल कल्चर, ठीक है। 5 to 10 डिविजन्स होंगे इसमें। और डिप्लॉयड में 50 होंगे, मैक्सिमम 50 होंगे। इसके बाद क्या होगी? सेल्स की सेनेसेंस हो जाती है। अब कॉन्टिन्यूस में सवाल ये है कि अनलिमिटेड क्यों हो रहे हैं, इंडेफिनेट ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा सेल यूज़ कर रहे हैं? कैंसरस सेल, ठीक है। तो कैंसरस सेल हमें पता है उसकी ग्रोथ रेट, ग्रोथ की कैपेसिटी इन्फिनिट होती है, तो ये कैंसरस टिश्यू हो गया। अब इसके एग्जाम्पल सबके हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइमरी सेल लाइन के एग्जाम्पल क्या है? इसमें रीसस मंकी किडनी सेल कल्चर आता है। इसके अलावा चिक एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट सेल कल्चर आता है, ठीक है। ये प्राइमरी सेल कल्चर है। फिर से इसकी डिवीजन कैपेसिटी कितनी है? 5 to 10 डिविजन्स। और डिप्लॉयड सेल कल्चर में ह्यूमन सेल हम यूज़ करते हैं, ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट सेल कल्चर। इसमें ह्यूमन एम्ब्रायोनिक, यदि लंग सेल हम ले रहे हैं, ठीक है, तो इस स्ट्रेन को पर्टिकुलर नाम दिया गया है WI38। अब ये नाम है, ये याद करने ही पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। कॉन्टिन्यूस सेल लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें आता है हेला, हेप्टू, वेरो, मैककॉय, BHK, ठीक है। हेला क्या है? हेला एक लेडी का नाम है। इसमें क्या मिला था? सर्वाइकल कैंसर मिला था, तो वहाँ से सर्वाइकल कैंसर सेल लाइन बनाई गई थी। हेप्टूमन एपिथीलियोमा, वीरो, ये मंकी किडनी सेल लाइन होती है, ठीक है। इसके अलावा मैककॉय होता है, ये साइनोवियल कार्सिनोमा सेल लाइन होती है। एंड BHK बेबी हैमस्टर किडनी सेल लाइन। इनके नाम याद रहे वही बहुत है, हेला, हेप्टू, वीरो, मैककॉय और BHK21, ठीक है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ गया? ठीक है। पहले हमने देखा सबसे पहले एनिमल इनोकुलेशन। एनिमल में हम क्या यूज़ कर रहे थे? एनिमल कर रहे थे सकलिंग माइस, इन्फेंट माइस, ठीक है, जिसकी एज कितनी थी? लेस देन 48 आवर्स।
इसके अलावा और भी हम एनिमल्स यूज़ कर रहे थे लाइक पिग वगैरह, गिनिया पिग वगैरह। और एग इनोकुलेशन में हमने देखा एग में 4 रूट से हम कर रहे थे, कैम, एलेंटोइक, एमनियोटिक एंड यॉक्सैक। कैम में हम किसको इनोकुलेट कर रहे थे? पॉक्स वायरस। पॉक्स वायरस में हमने देखा था कैमरा व्यू का अच्छा है तो वेरियोला और वैक्सीनिया। एमनियोटिक और एलेंटोइक में हम कर रहे थे इन्फ्लुएंजा वायरस का इनोकुलेशन। यॉर्क में हम कर रहे थे कार, ठीक है, रिकेट्सिया, आर्बो वायरस और क्लेमाइडिया, ठीक है। इसके बाद टिश्यू कल्चर था। टिश्यू कल्चर में हमने देखा सबसे पहले ऑर्गन कल्चर, फिर एक्सप्लांट कल्चर, फिर सेल कल्चर। ऑर्गन कल्चर हम कर रहे थे स्पेसिफिक वायरस के लिए जो स्पेसिफिक ऑर्गन को फिट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल ट्रेकियल रिंग कल्चर लिया हमने, किसके लिए? कोरोना वायरस के लिए। एक्सप्लांट में हमने क्या किया? टिश्यूज़ की मिक्सिंग कर दी, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड, छोटे छोटे पार्ट्स बना दिए। सेल कल्चर में हमने क्या किया? टिश्यू को डिसोसिएट कर दिया स्पेसिफिक सेल्स में। डिसोसिएट करने के बाद क्या किया? उसको पर्टिकुलर इंक्यूबेट किया गया और उसकी मोनोलेयर शीट बनाई गई। इसके बाद इसमें 3 टाइप की होती हैं, पीसीएल, डीसीएल, सीसीएल। प्राइमरी सेल कल्चर, डिप्लॉयड सेल कल्चर, कॉन्टिन्यूस सेल कल्चर, ठीक है। प्राइमरी सेल कल्चर की लिमिट होती है 5 to 10 ग्रोथ्स, डिप्लॉयड सेल कल्चर की 50 ग्रोथ्स और कॉन्टिन्यूस सेल लाइन इसमें हम क्योंकि ले रहे थे कैंसरस सेल तो इसकी हो जाएगी अनलिमिटेड ग्रोथ। अब प्राइमरी सेल कल्चर के हमने एग्जाम्पल देखे थे, मंकी, किडनी सेल और चिक एम्ब्रायो सेल कल्चर। डिप्लॉयड में हमने देखा था, डिप्लॉयड में क्या थी? ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट, जैसा मैंने बताया था अभी, ह्यूमन फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। सेल लाइन लेते हैं इसमें, ये जब हम लंग सेल लेते हैं, ठीक है, लंग सेल की स्ट्रेन होती है, ये कौन सी हो जाएगी? WI38। WI38 एक बहुत है हमारे याद करने के लिए डिप्लॉयड में। और कॉन्टीन्यूस सेल लाइन में हमने देखे कौन कौन से? हेला, हेप्टू और क्या थे? एक वीरो था, मैककॉय था, इसके अलावा रुक जा, हाँ, BHK21 था, ठीक है। तो ये हो गए सारे, हेला, हेप्टू, वीरो, मैककॉय, BHK21। तो ये हो गया कल्टीवेशन वायरसेस का। इसके बाद देखते हैं जल्दी से इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।